साथियों, सभी को नमस्कार। हम राजपूत काल पढ़ रहे थे। 7वीं से 12वीं शताब्दी का राजपूत काल पढ़ रहे थे। राजपूत काल में गुर्जर डायनेस्टी पढ़ रहे थे। गुर्जर डायनेस्टी में हमने प्रारंभ में सबसे पहले 2 शाखाएं पढ़ी थी। एक शाखा थी मंडोर और दूसरी शाखा थी वो थी भीनमाल। इस मंडोर शाखा में हमने पढ़ा था हरिश्चंद्र को, सिलुक को, बाउक को, ककुक को। यहाँ इसके बाद में भीनमाल शाखा में हमने नागभट्ट प्रथम को पढ़ा। नागभट्ट प्रथम के बाद में हमने बहुत महत्वपूर्ण शासक पढ़ा था वत्सराज। वत्सराज के अंदर हमने एक संघर्ष पढ़ा था वत्सराज के समय, और वो था त्रिराष्ट्र संघर्ष। ये जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें था त्रिराष्ट्र संघर्ष। इस त्रिराष्ट्र संघर्ष है उसका एक महत्वपूर्ण तथ्य था, ये त्रिराष्ट्र संघर्ष कन्नौज को लेकर होता है। कन्नौज, इसका प्राचीन नाम कान्यकुब्ज है। इस कन्नौज का जो महत्व है वो महत्व की तुलना किस प्रकार से करते हैं। ये जो कन्नौज है जहां त्रिराष्ट्र संघर्ष होता है, प्राचीन काल में ऐसा ही संपन्न जो क्षेत्र था, जो बिल्कुल संपन्न था, जिस पर अधिकार करने के लिए प्रत्येक राजा एक दूसरे से युद्ध करते थे, वो प्राचीन काल का था पाटलिपुत्र, और मध्यकालीन भारत का था वो था दिल्ली। यहाँ इस त्रिराष्ट्र संघर्ष के बाद हमने पढ़ा था इन्होंने ओसिया के मंदिरों का निर्माण करवाया। इसके बाद में अगला था इन्हीं के शासन काल में, वत्सराज के शासन काल में एक महत्वपूर्ण जो मंदिर का निर्माण हुआ था वो था हरिहर का मंदिर, जो महामारू शैली में किया गया था, हरिहर का मंदिर। और उसी मंदिर का जो मूल रूप था वो था पंचायतन शैली। और ये जो महामारू शैली है ये किस काल में प्रारंभ हुई? गुर्जर प्रतिहार वंश है उस काल में इसको प्रारंभ किया गया। इसके बाद में जो अगला जो टॉपिक है हमारा, वो अगला टॉपिक वत्सराज के बाद में है नागभट्ट द्वितीय। आज का जो अध्याय है नागभट्ट द्वितीय, क्लास यथावत चल रही है। यहाँ अपना जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है आज नागभट्ट द्वितीय। इस नागभट्ट द्वितीय के शासन की जानकारी है वो किसमें मिलती है? सबसे पहले जो तथ्य है वो तथ्य है इसकी जानकारी कहाँ मिलती है। तो वो जानकारी मिलती है ग्वालियर प्रशस्ति में मिलती है। ग्वालियर प्रशस्ति में मिलती है। नागभट्ट द्वितीय की शासन की जानकारी कहाँ मिलती है? ग्वालियर प्रशस्ति में। हमने पिछली कक्षा में जो पढ़ा था त्रिराष्ट्र संघर्ष, तो वो त्रिराष्ट्र संघर्ष किस बात को लेकर हुआ था? कन्नौज पर अधिकार करने को लेकर यहाँ त्रिराष्ट्र संघर्ष हुआ था, जिसमें प्रतिहार, पालवंश और राष्ट्रकूट आपस में लड़े थे। और राष्ट्रकूट का जो शासक था ध्रुव प्रथम, वो इसमें विजयी हुआ था। तो यहाँ कन्नौज पर दोबारा अधिकार की बात आती है तो नागभट्ट द्वितीय ने 816 ईस्वी में कन्नौज पर अधिकार कर इसे अपनी राजधानी बनाया था। प्रश्न महत्वपूर्ण है, उस गुर्जर प्रतिहार शासक का नाम बताओ जिसने अपनी राजधानी और कन्नौज को बनाया था। तो किसने बनाया था? नागभट्ट द्वितीय ने। हालांकि ये राजधानी अल्प समय के लिए थी, लेकिन इन्होंने राजधानी एक समय के लिए कन्नौज को बनाया था। इस नागभट्ट द्वितीय ने जब कन्नौज पर आक्रमण किया था, उस समय कन्नौज का शासक था वो था चक्रायुध। कन्नौज का शासक कौन था? चक्रायुध। तो ये कन्नौज का शासक था चक्रायुध, इसको पराजित किया। इसी समय नागभट्ट द्वितीय ने पाल शासक का नाम है धर्मपाल। इस धर्मपाल को पराजित किया और इसके साथ साथ इसने मुंगेर पर भी अधिकार कर लिया। और इस पाल शासक धर्मपाल और आयुध वंश के चक्रायुध को पराजित करने के बाद नागभट्ट द्वितीय ने परम भट्टारक महाराजा धीराज
परमेश्वर की उपाधि धारण की। परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। अब प्रश्न बनता है साथियों कि नागभट्ट द्वितीय ने पाल वंश और आयुध वंश को पराजित करने के बाद परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसका उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो इसका उल्लेख कहां मिलता है? तो ये उल्लेख कहां मिलता है? बकुला के अभिलेख में मिलता है। उल्लेख कहां मिलता है? बकुला के अभिलेख में मिलता है। इसी नागभट्ट द्वितीय का जो दूसरा तथ्य आता है, इसी नागभट्ट द्वितीय ने एक कार्य और किया था। इस नागभट्ट द्वितीय ने तुरूशक जो मुस्लिम राज्य था यहां भी अधिकार किया था, यहाँ के शासक को पराजित किया था, वारिस बेग को, जिसका उल्लेख प्रबंध कोश में भी मिलता है। अगला जो अध्याय है इस नागभट्ट द्वितीय का वो ये है कि नागभट्ट द्वितीय ने और 1833 ईस्वी में जीवित गंगा में समाधि ले ली थी। 1833 ईस्वी में जीवित गंगा में समाधि ली। गंगा में समाधि ली, जीवित गंगा में समाधि ली। तो यहां प्रश्न आता है, उस गुर्जर प्रतिहार शासक का नाम बताओ जिसने सर्वप्रथम कन्नौज पर अधिकार किया। नागभट्ट द्वितीय। उस गुर्जर प्रतिहार शासक का नाम बताओ जिसने कन्नौज को अल्प समय के लिए अपनी राजधानी बनाया था। तो वो राजधानी किसने बनाया था? नागभट्ट द्वितीय ने। और तीसरा प्रश्न आता है, उस गुर्जर प्रतिहार शासक का नाम बताओ जिसने जीवित गंगा में समाधि ली थी। तो वो जीवित गंगा में समाधि लेने वाला कौन था? वो था नागभट्ट द्वितीय। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला जो इसके बाद में तथ्य है वो है भोज प्रथम। भोज प्रथम। अगला जो तथ्य है वो है भोज प्रथम। इसी भोज को इतिहास में मिहिर भोज कहा जाता है। इतिहास में इसे किस नाम से जानते हैं? मिहिर भोज के नाम से जानते हैं। विद्यार्थियों, गुर्जर डायनेस्टी में त्रिराष्ट्र संघर्ष के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो शासक है वो है मिहिर भोज। मिहिर भोज का प्रश्न आता है, सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासक कौन था? गुर्जर डायनेस्टी में गुर्जर प्रतिहारों का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो वो कौन था? मिहिर भोज या गुर्जर प्रतिहार। इसका एक लाइन चार्ट देखते हैं, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। भोज प्रथम। भोज प्रथम। भोज प्रथम के जो तथ्य हैं वो इस प्रकार से हैं। यहां पहला है कि भोज प्रथम को इतिहास में मिहिर भोज के नाम से जानते हैं। अब इसका एक प्रश्न आता है कि इसकी उपाधि, मिहिर भोज की प्रश्न क्या आता है? उपाधि। मिहिर भोज की जो उपाधि थी वो उपाधि क्या थी? वो उपाधि थी, दो थी इसके पास। पहली जो उपाधि थी उसका नाम है आदिवराह है। आदिवराह है। और इस आदिवराह उपाधि का उल्लेख ग्वालियर प्रशस्ति में मिलता है। ग्वालियर प्रशस्ति में मिलता है। दूसरी इसकी उपाधि थी वो थी प्रभास। ये सबसे महत्वपूर्ण उपाधि है। इसके बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया है, किस गुर्जर प्रतिहार शासक की उपाधि प्रभास थी? तो ये प्रभास किसकी थी? ये मिहिर भोज की थी। और दौलतपुर के अभिलेख में, दौलतपुर के अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है। दौलतपुर के अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है। अगला जो इसका टॉपिक है वो ये है कि गुर्जर प्रतिहार शासक भोज प्रथम मिहिर भोज की सैनिक विजयों का उल्लेख, सैनिक विजयों का उल्लेख कहां मिलता है? तो सैनिक विजयों का उल्लेख कहां मिलता है? वो मिलता है राजतरंगिनी में मिलता है। सैनिक विजयों का उल्लेख कहां मिलता है? राजतरंगिनी में मिलता है। ये जो राजतरंगिनी है
इस राज तरंगिनी के लेखक थे वो कल्हण थे, जिन्होंने कश्मीर का इतिहास भी लिखा है। अब यहाँ प्रश्न आता है कि इसकी उपाधि सबसे महत्वपूर्ण है वो है प्रभास, और इसकी महत्वपूर्ण उपाधि दूसरी कौन सी है? आदिवरह है। प्रभास पूछी गई है, जो अपने पुरानी जो एग्जाम है उनके बारे में इसमें प्रश्न पूछा गया है। सैनिक विजयों का उल्लेख कहाँ मिलता है? वो राज तरंगिनी में मिलता है। यहाँ प्रश्न आता है कि एक अभिलेख है पिहोवा का अभिलेख, पिहोवा का अभिलेख। ये जो पिहोवा का अभिलेख है, इस अभिलेख के अनुसार अपना जो शासक मिहिर भोज पढ़ रहे हैं, उन्होंने हरियाणा में विजय प्राप्त की थी। यानी कि प्रश्न आता है कि इस गुर्जर प्रतिहार शासक का साम्राज्य हरियाणा तक था। तो हरियाणा तक किसका साम्राज्य था? वो था मिहिर भोज का, जिसका उल्लेख किसमें मिलता है? पिहोवा के अभिलेख में मिलता है। अगला इसका महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसके समय एक अरब यात्री सुलेमान भारत आया था। अरब यात्री सुलेमान भारत आया था, जो 851 ईस्वी में भारत आया था। सुलेमान ने इसी मिहिर भोज को अरबों का सबसे बड़ा शत्रु, इस्लाम का शत्रु, अरबों का अमित्र बताया है। इसीलिए गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था वो मिहिर भोज को माना जाता है। इस्लाम का शत्रु, मध्यकालीन भारत की जब बात करते हैं 1206 से 1526, उस समय इस्लाम का विरोधी, इस्लाम का शत्रु वो खुसरो शाह को कहा गया था। और यहाँ किसे कहा गया है? यहाँ कहा गया है भोज प्रथम को। किसने कहा है? सुलेमान ने, जो 851 ईस्वी में भारत पहुंचे थे। इसी भोज प्रथम ने चांदी के द्रम नाम के सिक्के भी जारी किए थे। चांदी के द्रम नाम के सिक्के भी जारी किए थे। मिहिर भोज को इतिहास में पितृहंता शासक भी कहा जाता है। आमेर का भी है, मारवाड़ का भी है। जैसे मारवाड़ के मालदेव और भगत सिंह है, चौहानों का जगदेव है, राणा कुंभा की हत्या की गई थी उद्दा द्वारा, तो वो मेवाड़ का भी है। तो इसी प्रकार से ये पितृहंता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का पितृहंता किसे कहा गया है? तो वो किसे कहा गया है? मिहिर भोज को कहा गया है। अब प्रश्न आता है कि उस एकमात्र गुर्जर प्रतिहार शासक का नाम बताओ जिसने अपने शासन के अंतिम समय में राजनीति से संन्यास लेकर गद्दी अपने पुत्र को सौंप दी थी। तो ऐसा शासक है, वो था भोज प्रथम। इस भोज प्रथम के बाद में छोटे छोटे 2-3 शासक और आते हैं, उनको देखते हैं। तब तक यहाँ अगला जो शासक आता है, वो छोटे छोटे शासक आते हैं, उनके बारे में अगला इसके बाद में शासक आता है, वो आता है महेंद्रपाल। इस महेंद्रपाल के बारे में प्रश्न आता है, तो वो आते हैं कि महेंद्रपाल का जो दरबारी कवि था उसका नाम था राजशेखर। इसी राजशेखर ने बाल रामायण, बाल महाभारत, भुवन कोश, काव्य मीमांसा और कपूर मंजरी नामक पुस्तकों का लेखन का कार्य किया था। और वह कौन सा गुर्जर प्रतिहार शासक था जो विद्वानों का आश्रयदाता कहलाता है? तो विद्वानों का आश्रयदाता कौन कहलाता है? विद्वानों का आश्रयदाता कहलाता वो महेंद्रपाल प्रथम। और प्रश्न आ जाए गुर्जर प्रतिहार वंश के उस पिता पुत्र शासक का नाम बताओ जो विद्वानों के आश्रयदाता थे। तो वो महेंद्रपाल प्रथम, और इसका बेटा है वो आ जाएगा महिपाल। अगला प्रश्न है इसी महिपाल में, महेंद्रपाल में, तो वो क्या है कि महेंद्रपाल प्रथम है। इसके बारे में प्रश्न होता है कि उस गुर्जर प्रतिहार शासक का नाम बताओ जो स्वयं एक विद्वान था। तो विद्वान कौन था? वो था महेंद्रपाल प्रथम। ये लेखन का कार्य भी करता था। अगला इसके बाद में शासक आता है, वो आता है महिपाल। इस महिपाल का जो राज दरबारी कवि था
वो राज दरबारी कवि कौन था? वही राजशेखर था। राजशेखर ने अपने ग्रंथ प्रचंड पांडव में इसे रघुकुल तिलक और आर्यावर्त का महाराजा धीराज भी कहा है। महिपाल के समय बगदाद निवासी अल मसूदी भारत आए थे। उन्होंने इसे भारत का बोहरा शासक कहा है। पीछे एक बार रिपीट करते हैं तो वहां क्या है? अरब यात्री सुलेमान भोज प्रथम के समय भारत आए थे, जिन्होंने मिहिर भोज को अरबों का शत्रु बताया था। और अल मसूदी जो महिपाल के समय भारत आ रहा है, वो इसे और बोहरा शासक कहता है। इस महिपाल के बाद में एक महिपाल का एक प्रश्न और है। ये स्वयं भी क्या था? विद्वान था, विद्वानों का आश्रय दाता था। इसके बाद में प्रश्न आता है, वो आता है राज्यपाल से। राज्यपाल शासक बनता है। राज्यपाल का प्रश्न बनता है कि राज्यपाल के समय भारत पर विदेशी आक्रमण हो रहे थे। उस विदेशी आक्रमणों की कड़ी में भारत पर एक आक्रमणकारी आया हुआ था, तुर्क आक्रमणकारी आया हुआ था। जुबली का महमूद आया हुआ था, उसका नाम था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी भारत आए हुए थे और महमूद गजनवी ने 1018 ईस्वी पर राज्यपाल पर आक्रमण कर अधिकार किया। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है इसका। इसके बाद में आता है, वो आता है यशपाल। ये गुज्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। तो प्रश्न यही आता है, गुज्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? यशपाल। यहां अब महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हैं। इनमें महत्वपूर्ण प्रश्न क्या थे प्रतिहार वंश का? अब पहला जो प्रश्न है प्रतिहार वंश का महत्वपूर्ण, वो है प्रतिहार वंश का कौन सा शासक वीणा वादक था? कौन सा शासक वीणा वादक था? तो कौन सा शासक था? वो था झोट प्रतिहार। कौन सा शासक था? झोट प्रतिहार। गुज्जर प्रतिहार वंश का जो वीणा वादक शासक कहलाता है, वो कौन कहलाता है? झोट प्रतिहार। दूसरा प्रश्न है कि किस काल में महामारू शैली का प्रचलन हुआ था? महामारू शैली का प्रचलन हुआ था। तो ये महामारू शैली का जो प्रचलन है, ये प्रतिहार वंश में ही प्रारंभ हुआ था या गुज्जर प्रतिहार वंश में प्रारंभ हुआ था। अगला इनका एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। वो प्रश्न क्या है? 6वीं से 11वीं शताब्दी, 6वीं से 11वीं शताब्दी तक गुर्जर प्रतिहारों ने अरब आक्रमणकारियों को, 6वीं से 11वीं शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों को रोकने में बाधक का कार्य किया। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? C.R. मजूमदार का है। मजूमदार ने कहा है 6वीं से 11वीं शताब्दी तक, 6वीं से 11वीं शताब्दी तक गुज्जर प्रतिहारों ने और अरब आक्रमणकारियों को रोकने में बाधकता का कार्य किया है। इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां अपने दो अंतिम प्रश्न और बचे हैं गुर्जर डायनेस्टी के। वो क्या है? एक तो ये है कि गुर्जर काल है या गुर्जर प्रतिहारों का जो काल है, इसके समय एक ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई थी। वो किसके समय की गई थी? तो वो किसके समय की गई थी? भोज प्रथम के समय की गई थी। गुर्जर प्रतिहार वंश में एक प्रशस्ति की रचना हुई थी, ग्वालियर प्रशस्ति की। वो रचना किसके समय की गई थी? भोज प्रथम के समय की गई थी। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार पूछा जाता है कि गुर्जर प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो वो हमने प्रथम पार्ट में ही देख लिया था, वो मंडोर थी। विद्यार्थियों, यहाँ ये अपना गुर्जर डायनेस्टी एक संपूर्ण होता है। इसमें कोई भी तथ्य शेष नहीं बचा है, संपूर्ण कंप्लीट करवा दिया गया है। ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा में महत्वपूर्ण है। अब हम अगला जो पार्ट करेंगे वो 1857 की क्रांति और राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ेंगे। अगला जो पार्ट आएगा अपना, वो आएगा 1857 की क्रांति। लगातार मांग हो रही है कल्चर की, इतिहास के बाद
कल्चर करवा दिया जाएगा। अगला जो टॉपिक है अपना 1857 की क्रांति, वो अगली नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार।